नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले जो हमने वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था उसका विषय था पैतृक संपत्ति क्या है, स्व अर्जित संपत्ति क्या है, पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है और पैतृक संपत्ति का कैसे बंटवारा किया जाता है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो जरूर देख लें, ताकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है, क्या पैतृक संपत्ति को सहिस्सेदार के बीच बिना विभाजन के बेचा जा सकता है। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा। मिताक्षरा शाखा लगभग पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, जबकि दायभाग शाखा बंगाल और असम में लागू होता है। मिताक्षरा शाखा का जो विशेषताएं हैं उसमें है कि पुत्र का पिता के पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। दूसरा है कि संयुक्त परिवार के संयुक्त सदस्य अर्थात ज्वाइंट फैमिली के जो ज्वाइंट के मेंबर हैं, सभी मेंबर हैं, संयुक्त संपत्ति अर्थात पैतृक संपत्ति को बिना विभाजन के हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो द्वितीय विशेषता है, तब यही प्रश्न उठता है कि क्या पैतृक संपत्ति को बिना विभाजन के बेचा जा सकता है। तो आइए आज इसी विषय पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। पहला तो बहुत सिंपल है कि अगर पैतृक संपत्ति में जितने भी हिस्सेदार हैं, सभी अंशदार अगर तैयार हो जाते हैं तो पैतृक संपत्ति को आप बेच सकते हैं, किंतु उसमें आपको करना यह होगा कि सब रजिस्ट्रार के यहां जो सेल डीड का दस्तावेज होगा, बिक्री दस्तावेज होगा, सभी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और क्रेता, आप सुन लें, आपके लिए ये कि जब भी आप पैतृक संपत्ति को खरीदें बिना विभाजन का, तो आप देख लें कि सभी का हिस्सेदार का उसमें हस्ताक्षर सेल डीड पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक व्यक्ति भी छूट गया तो हो सकता है भविष्य में वो सिविल न्यायालय में उस सेल डीड को कैंसिलेशन के लिए चला जाए। अब आइए दूसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर विभाजन नहीं होता है तो क्या पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। इसी संदर्भ में आज मेरा विशेष रूप से चर्चा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील नंबर 3264 ऑफ 2011 केहर सिंह एवं अन्य बनाम नचित्तर कौर एवं अन्य में 20 अगस्त 2018 को जजमेंट पारित किया और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पैतृक संपत्ति के कर्ता को कुछ विशेष परिस्थिति में पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त है। तो आइए थोड़ा सा हम इस बात को पहले समझते हैं। हुआ यह था कि केहर सिंह के पिता प्रीतम सिंह ने लुधियाना तहसील का जमीन था, उस जमीन को उन्होंने दो पर्पस से बेचा, एक ऋण चुकाने के लिए और दूसरा खेती के जमीन में सुधार के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। और ये क्रेता जो थे वो तारा सिंह और अजीत सिंह थे। अब 1960 में ये जमीन बेचा गया। अब जो है प्रीतम सिंह के जो बेटा थे वो 1964 में सब जज 2 के न्यायालय में इस सेल डीड को कैंसिलेशन के लिए केस फाइल कर दिए और 1966 में केहर सिंह के पक्ष में जजमेंट आ गया। उन्होंने सब जज 2 ने पाया कि पैतृक संपत्ति को बिना विभाजन के नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इनके पिता प्रीतम सिंह ने जो जमीन बेचा उसमें केहर सिंह का हिस्सा था। जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया कि पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है। फिर क्या हुआ कि जो क्रेता थे तारा सिंह और अजीत सिंह, ये दोनों फिर
प्रथम अपील में चले गए। प्रथम अपील में क्या हुआ कि आंशिक संशोधन आया और उसमें पाया कि नहीं, जो जमीन प्रीतम सिंह के द्वारा बेचा गया है वो कानूनी जरूरत के लिए बेचा गया है, किंतु जो राशि थी उस राशि से कम की जरूरत थी, तो आंशिक संशोधन किया गया, उस जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया। फिर भी कहां खुश होने वाले थे। तारा सिंह और अजीत सिंह पुनः द्वितीय अपील में चल गए। द्वितीय अपील जो है माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गए और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से हिंदू विधि की व्याख्या करते हुए 2006 में जजमेंट पारित किया गया। और ये जो है, जो वादी थे, प्रतिवादी थे तारा सिंह, अजीत सिंह, उसके पक्ष में जजमेंट गया और यह जजमेंट आया 2006 में फाइनली। उसके बाद तो नो वादी बचे नो प्रतिवादी बचे, दोनों का मृत्यु हो चुका था। किंतु इनके जो लीगल हेयर्स थे उनके द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया गया और इस एसएलपी में 2018 में जजमेंट आया और उस जजमेंट में कहा गया कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या अन्य कानूनी जरूरत को पूरा करने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड परिवार के कर्ता द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। और यह जजमेंट भी पूर्ण रूप से हिंदू विधि के आधार पर दिया गया था, अर्थात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पैतृक संपत्ति को पारिवारिक कर्ज को चुकाने के लिए, अनकानूनी जरूरत के लिए बेचा जा सकता। आइए अब इस दोनों वर्ड को समझते हैं हम लोग कि पारिवारिक कर्ज चुकाने के लिए अगर कर्ज अनैतिक नहीं हो और अवैध नहीं हो, कहने का मतलब हुआ कि आप जुआ खेलने के लिए कर्ज ले लिए हैं कहीं से, तो वो नहीं चलने वाला। आपको ट्रेडिंग का लत लगा हुआ है, आप शेयर बाजार में डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब अनैतिक और अवैध कर्ज नहीं होना चाहिए। तो कर्ज क्या होना चाहिए? कहता है कि शादी के लिए, श्राद्ध के लिए अगर आपने कर्ज लिया है या पारिवारिक सदस्यों के इलाज के लिए कोई कर्ज लिया है या परिवार के भरण पोषण के लिए आपने कर्ज लिया है या सरकार का कोई देनदारी है, उस देनदारी को चुकाने के लिए आपने कर्ज लिया है या आपका ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उस पर केस चल रहा है तो उसको बचाने के लिए आपने खर्च के लिए कर्ज लिया है या कोई परिवार के सदस्यों के ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उसको लड़ने के लिए आपने अगर कर्ज लिया है तो वो कर्ज आपका जायज है। या ये जो बातें हमने बताई, अगर इस पर्पस से आप जमीन अगर बेचते हैं पैतृक संपत्ति को और ये कर्ता के द्वारा बेचा जाता है तो ये सही है। अब दूसरा जो इसी में बताया गया कि पारिवारिक संपत्ति के लाभ के लिए, इसका मतलब हुआ कि बेनिफिट ऑफ स्टेट, अगर परिवार के विकास के लिए, लाभ के लिए अगर आप पैतृक संपत्ति को बेच देते हैं, उनके कर्ता द्वारा बेचा जाता है, जैसे कोई बंजर भूमि है उसको बेच के आपने एक उपजाऊ भूमि ले लिया, तो यह कानूनी रूप से सही है। जैसे हमारे कोसी क्षेत्र में बाढ़ आती है अचानक, कभी कभी इस बाढ़ में उपजाऊ मिट्टी के पतले बालू ही बालू आ जाता है, तो वैसे जमीन को आप बेच देते हैं और कोई नया जमीन ले लेते हैं जो उपजाऊ है, तो बिल्कुल वो सही है। या मान लीजिए आपका जर्जर मकान है, उसको जो है आपको रेनोवेट कराना है, तो परिवार के लाभ के लिए हुआ। आप जमीन को बेच के नया कोई मकान बना रहे हैं तो भी सही है। या परिवार का कोई बिजनेस है और आपका होटल का बिजनेस है और बहुत जो है पुराना हो चुका है, आप उसमें रेनोवेट करना चाहते हैं, तो पैतृक संपत्ति के कर्ता द्वारा जमीन बेच के इसको रेनोवेट कराया जा सकता है। तो यह भी माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में ये सही है। तीसरा है कि अनिवार्य कर्तव्यों के पालन के लिए, निर्वहन के लिए अगर आप पैतृक संपत्ति को बेचते हैं तो वो जायज है। जैसे
आपके परिवार में शादी समारोह है, जन्मोत्सव है, यह श्राद्ध करना है, यह उपनयन संस्कार है, यह अंतिम संस्कार के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो इस परिस्थिति में अगर आप पैतृक संपत्ति को बेच देते हैं, कर्ता अगर बेचता है तो बिल्कुल कानून की नजर में जायज है। हिंदू विधि के जो सेक्शन 254 उसमें कहा गया है कि चल या अचल पैतृक संपत्ति को कर्ता बेच सकता है पैतृक ऋण चुकाने के लिए। और जो दूसरा आधार था सुप्रीम कोर्ट का, वो था सेक्शन 241, हिंदू विधि का सेक्शन 241। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कानूनी जरूरत क्या है, व्हाट इज लीगल नेसेसिटी, इसको पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया है इस सेक्शन में। इसी दोनों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। तो आप निश्चित रूप से अगर कर्ता के द्वारा जमीन बेचा जाता है तो वो जायज है, किंतु जो क्रेता है उनके लिए ये जरूरी है कि जब आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो आप जो है इन सारी बातों को सेल डीड में आप लिखिए कि पैतृक संपत्ति के कर्ता के द्वारा जमीन जो बेचा जा रहा है वो किस परिस्थिति में बेचा जा रहा है, अगर ऋण है तो कितना ऋण है, आपको पारिवारिक लाभ के लिए अगर आप बेच रहे हैं तो उसका उल्लेख कीजिए, अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने को उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा दीजिए। क्योंकि कल के डेट में अगर कर्ता के अलावा कोई भी पैतृक संपत्ति के सह हिस्सेदार अगर न्यायालय चले जाते हैं तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो सेल डीड निरस्त नहीं होगा। और एक दूसरा कि जो आप खरीद रहे हैं, जो इसके क्रेता हैं, क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो आपको म्यूटेशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, तो आप अंचलाधिकारी के यहाँ या तहसीलदार के यहाँ जब म्यूटेशन के लिए दिए तो ये भी सपोर्टिंग पेपर लगा दीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ताकि अंचलाधिकारी आपके दाखिल खारिज को अस्वीकृत नहीं करे, तहसीलदार उसको अस्वीकृत नहीं करे। क्योंकि एक बार अस्वीकृत अगर कर दिए तो फिर आपको अपील में जाना पड़ेगा, तो अनावश्यक जो है आपका टेंशन पैदा होगा। तो आप ये करें। तो इस प्रकार आज का वीडियो जो है मेरा समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।